हे प्रभु आनंद दाता जाने हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता जाने हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। संसार सागर ही अगर तो मात पिता ना भी है। जिसने करी सेवा उसका बेड़ा पारी है। जिन्होंने दुखाई आत्मा वो डूबते मझीदारी है। मात पिता परी मातिमा मिलते हैं न बारंबार है। मात पिता परी मातिमा मिलते हैं न बारंबार है। मिलते हैं न बारंबार है। मिलते हैं न बारंबार है। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलो, ईश्वर आपको सदैव खुश रखे, प्रसन्न रखे, आनंदित रखे और आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय जो न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व इस कोरोना महामारी के बड़े ही दुर्दश और कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में जितनी भी अपनी जो शिक्षण संस्थाएँ वो सारी बंद है। इसीलिए हम घर बैठे अपने अध्ययन को जारी रख सकें। इसी क्रम में आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य और जो काव्यशास्त्र है, इन सभी का मैं आप सभी को अध्ययन मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सहयोग और प्रेम मुझे मिलेगा। विद्यार्थियों, किसी भी कोई से भी शब्द हैं, क्योंकि अपना भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी भी कथ्य के शुद्धिकरण या परिष्करण का मानव केवल मात्र मानवोचित प्रयास ही कर सकता है। उसके 100% शुद्धता की वह उद्घोषणा नहीं कर सकता। हाँ, ये प्रयास हमें करना चाहिए कि हम हमेशा शुद्ध बोले, शुद्ध उच्चारण करें और इस मानकीकृत शब्दों का प्रयोग करने से, व्याकरण सम्मत शब्दों का प्रयोग करने से, उच्चारण करने से सामान्य जन भी लाभान्वित हो सकें। ऐसा हम सभी को प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी भाषा के, जिस प्रकार से हिंदी भाषा की भी अगर अपन बात करें तो हिंदी भाषा के शुद्ध या अशुद्ध लेखनोच्चारण का जहाँ तक प्रश्न है, तो कोई सी भी भाषा हो, उस भाषा के शिक्षण पठन पाठन की शुरुआत प्रथमतः अशुद्ध शब्दों से ही होती है और वह स्नेह स्नेह अर्थात धीरे धीरे आगे वह परिष्कृत और परिमार्जित होते हुए शुद्धता की सीढ़ियों पर आरूढ़ हो जाती है। इसीलिए हम सभी को सदैव अपने दैनंदिन जीवन में भी व्याकरण सम्मत या मानकीकृत जो शब्द है उन सभी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अपन इस भाषा में शुद्धता ला सकें, शुद्ध बोलें, शुद्ध उच्चारण करें। इसी से भाषा को अपन सीख सकते हैं, क्योंकि भाषा भाषण से आती है। भाषा को बोलने, उसका शुद्ध लेखन करने का प्रयास करने से ही भाषा सीखी जा सकती है, चाहे कोई सी भी भाषा हो। इसीलिए हम यथासंभव प्रयास करेंगे, शुद्ध लेखन कार्य और शुद्ध बोलने का अपन प्रयास करेंगे। यहाँ पर अपन आज केवल मात्र हिंदी भाषा की जो सामान्य जानकारी है उसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हिंदी भाषा संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 42% लोगों के द्वारा बोली जाती है। भारत के सभी क्षेत्रों, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम
अर्थात यत्र तत्र मानी सर्वत्र हिंदी भाषा का लेखन कार्य देखा जाता है, इसका उच्चारण किया जाता है। लेकिन मैं अगर आधिकारिक दृष्टि से अगर बात करूं तो भारत के करीबन 10 ऐसे राज्य हैं जिनको हम हिंदी भाषी प्रदेश कह सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा राजस्थान है, पंजाब का कुछ क्षेत्र है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इसके अलावा छत्तीसगढ़, बिहार के केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है, इनको हम हिंदी भाषी प्रदेश कह सकते हैं। इसके अलावा जो हिंदी भाषा है भारत के बाहर भी विश्व के देशों में, जिस प्रकार से नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, त्रिनिदाद है, बर्मा है, सूरीनाम है, इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। मैं हिंदी भाषा की अगर संवैधानिक दृष्टि से बात करें तो हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। विस्तार और व्यापकता अर्थात अधिसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो भारत की अघोषित राष्ट्रभाषा है हिंदी। हिंदी की शुरुआत कब हुई थी या हिंदी से पहले कौन कौन सी भाषाएं थी, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, हिंदी की जो वर्तमान की जो स्थिति है वह किस भाषा से आई थी, उन सभी के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। केवल मात्र हिंदी की जो सामान्य जानकारी है उसका अपन आज अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसे कि शब्द लिखा हुआ है, हिंदी शब्द लिखा हुआ है, इसी हिंदी को अपन दो रूपों से देखते हैं। एक हिंदी ये भी है, एक हिंदी ये भी है। मैं अगर आपसे प्रश्न करूं कि इन दोनों में से शुद्ध कौन सा है, तो जाहिर सी बात है आप सभी का उत्तर होगा कि ये तो दोनों ही शुद्ध है। और हाँ, दोनों है भी शुद्ध। इसी क्रम में मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, जिस प्रकार से चंचल है, चंचल है, संगम है, संगम है, संचालन है, संचालन है। इसके अलावा एक शब्द जैसे संधि है, संधि है, मृत्युंजय है, मृत्युंजय है। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। जिस प्रकार से हिंदी को दो तरीके से अपन लिख सकते हैं। चंचल के दोनों रूप प्रचलित है, अर्थात ये जो वैकल्पिक व्यवस्था अर्थात अनुस्वार वाली जो स्थिति है कब शुरू हुई हिंदी में, तो हिंदी में अनुस्वार युक्त शब्दों की जो शुरुआत है सन 1935 में। हिंदी के एक बड़े ही विद्वान जिनका नाम मिलता है डॉक्टर श्याम सुंदर, उन्होंने हिंदी में जो पंचम वर्ण युक्त जो शब्दावली है, जो शब्द है, उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का हिंदी के लेखकों को सुझाव दिया था। कब दिया? सन 1935 में। व्यक्ति का नाम मिलता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन्होंने हिंदी के लेखकों को सुझाव दिया कि हिंदी में पंचम अक्षर है या पंचम वर्ण है, उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। यद्यपि संस्कृत में आज भी पंचम अक्षर युक्त जो शब्दावली है वो प्रचलित है। इसके अलावा मैं कुछ शब्द और लिख रहा हूँ, जिस प्रकार से शब्द है संयम, एक शब्द है हंस, एक शब्द है जैसे संसार। अब जो संयम को लिखने का जो दूसरा तरीका है संयम, नहीं लिख सकते हैं अपन। हंस को दूसरी तरीके से अपन नहीं लिख सकते हैं और संसार को भी दूसरे तरीके से अपन नहीं लिख सकते हैं।
अर्थात इसके जो तीनों के तीनों ये जो शब्द है गलत है। संयम को लिखने का तरीका एक ही है, हंस को लिखने का तरीका एक ही है, और संसार को लिखने का तरीका एक ही है। इसके जो दोनों रूप है, हिंदी को दो तरीके से लिख सकते हैं, चंचल को लिख सकते हैं, संगम को लिख सकते हैं, संचालन को लिख सकते हैं, संधि को लिख सकते हैं, मृत्युंजय को लिख सकते हैं। इस प्रकार से और भी शब्द है, जैसे संघर्षण है, घंटी शब्द है। ये जो शुरुआत 1935 में अनुस्वार वाली स्थिति है। अब यहाँ पर तो दोनों रूप प्रचलित है, दोनों रूप जो शुद्ध है, लेकिन यहाँ पर अशुद्ध क्यों है, जो कि विस्तृत इसके बारे में अपन चर्चा जब संधि प्रकरण पढ़ेंगे उस समय करेंगे। लेकिन थोड़ी सी इसकी सामान्य जानकारी कि इसमें दो नियम महत्वपूर्ण है, जो कि संधि की स्थिति से भी महत्वपूर्ण है, कि अगर प्लस से पहले में वर्ण है और प्लस के बाद में कैसे लेकर के बे वर्ण, जो कि कैसे स्वर युक्त वर्ण है, तो ऐसी स्थिति में में वर्ण के स्थान पे अनुस्वार बनता है, और यही अनुस्वार बाद वाले वर्ग के अनुसार, अर्थात बाद वाले वर्ग का पंचम वर्ण आता है, इसके स्थान पर पंचम वर्ण का प्रयोग करते हैं। ये नियम है, अगर प्लस से पहले मैं है, प्लस के बाद में के से लेकर के बे तक स्वर युक्त व्यंजन, या जिसको अपन स्पर्श व्यंजन कहे, तो ऐसी स्थिति में जो मैं वर्ण है इसके स्थान पर पहले तो अनुस्वार होगा, और यही अनुस्वार प्लस से बाद वाला जो वर्ण होगा उसी वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जिस प्रकार से मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ, इसी में से जैसे संचालन शब्द है, संचालन का संधि विच्छेद सम धन चालन। अब यहाँ पर पहले तो मैं वर्ण है, प्लस से पहले नियम है अपने पास मैं है, और इसी मैं के स्थान पे अपने को क्या करना है, अनुस्वार करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं के बाद नियम क्या है, मैं के बाद में के से लेकर के भे तक स्वर युक्त वर्ण या स्पर्श व्यंजन जिसको अपन कहें वह आए, तो ऐसी स्थिति में मैं के स्थान पे अनुस्वार होगा, और यही अनुस्वार उसके बाद वाला जो वर्ण है उसी वर्ग का पंचम वर्ण होगा। जिस प्रकार से मैं वर्ण आ रहा है, अब दूसरी प्लस के बाद में क्या आना चाहिए, के से लेकर के भे तक वर्ण आने चाहिए। यहाँ पर के से लेकर के भे तक वर्ण है, अर्थात चे वर्ण है। इसी चे वर्ण में के जो प्रत्येक वर्ग में जो 5 वर्ण होते हैं, जिस प्रकार से चे में चे, छे, जे, जे और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। नियम क्या है, मैं है, मैं के बाद में के से लेकर के बे तक स्वर युक्त वर्ण है, व्यंजन है, तो ऐसी स्थिति में मैं के स्थान पे अनुस्वार होगा, और यही अनुस्वार उसी के बाद वाले प्लस से बाद वाला जो वर्ण है उसी वर्ग का पंचम वर्ण बनेगा। यहाँ पहले मैं अनुस्वार कर रहा हूँ, मैं के स्थान पे क्या करना है, नियम के अनुसार अनुस्वार करना है। ये कर दिया अनुस्वार। शब्द लिख तो चालन है जैसे का जैसे, शब्द क्या बन गया, संचालन शब्द बन गया। अब क्या करना है, इसका दूसरा जो वैकल्पिक रूप दूसरा रूप है वो लिखना है। तो अनुस्वार वाला रूप तो अपन कर दिया। अब जो अनुस्वार है कि क्या करना है, कि बाद वाले वर्ग, कौन सा बाद वाला, प्लस के बाद में कौन है, अर्थात चे वर्ण है, इसी चे वर्ग का पंचम वर्ण करना है। चे वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, किसके स्थान पे करना है, अनुस्वार के स्थान पे करना है। जिस प्रकार से चे, छे, जे, जे और ये है, इस वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, ये वर्ण है। अब मैं हलंत अर्थात अनुस्वार वाली जो स्थिति है, यहाँ पर हलंत वर्ण अर्थात आधे वर्ण को अगर सामान्य बातचीत में अपन कहें तो उसी का प्रयोग करना है। शब्द लिखना है अपने को, यहाँ अनुस्वार के स्थान पे चे वर्ण है, इसी चे वर्ग का पंचम वर्ण लाना है। यहाँ पर ये लिख दो, है जैसे का जैसे, ये लिख दिया, बाद में चालन शब्द को है जैसे का जैसे जोड़ दो। शब्द क्या बन गया, संचालन शब्द बन गया। यही क्रम चलता है। विस्तृत चर्चा अपन जब संधि प्रकरण पढ़ेंगे उस समय करेंगे इसके बारे में बात। अब दूसरा कि यहाँ पर तो हो गया ये वाली स्थिति, जो इसकी वैकल्पिक जो रूप चलता है वो वाली स्थिति होगी, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी नियम है कि अगर मैं वर्ण है और इस मैं के बाद में प्लस से पहले मैं वर्ण है और इस मैं के बाद में 8 वर्ण कौन कौन से, अंतस्थ, अंतस्थ और कौन से, ऊष्म वर्ण है।
अंतस्थ कौन कौन से वर्ण है? ये, व, रे और ले वर्ण है। उष में श, श और है वर्ण। अगर ये 8 वर्ण है, प्लस से पहले में है, उसके बाद में अंतस्थ या उष में वर्ण है, अर्थात ये, व, रे, ले और श और है, तो ऐसी स्थिति में का केवल मात्र अनुस्वार ही बनेगा। इसका जो पंचम वर्ण वाली जो स्थिति है उसमें ये नहीं बदलेगा। ये एक आपके लिए एक सामान्य जानकारी थी। अब अपन बात कर रहे हैं हिंदी की जो आगे की जो इसका जो विकास यात्रा है हिंदी की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हिंदी जो शब्द है, वैसे तो हिंदी अपना ही शब्द है, लेकिन अगर परीक्षा की दृष्टि से अपन बात करें तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी ईरानी भाषा का शब्द, या जिसको फारसी या पारसी जिसको अपन कहें, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हिंदी का शाब्दिक अर्थ क्या है? फारसी शब्दकोश में अगर हिंदी का शाब्दिक अर्थ देखें तो हिंदी का शाब्दिक अर्थ है हिंद का। विद्यार्थियों, जो हिंदी है इसका शाब्दिक अर्थ हिंद का। फारसी जो भाषा का शब्द है, फारसी या ईरानी या पारसी भाषा की अगर बात करें तो वहाँ पर जो स है, इस से का उच्चारण क्या होता है होता है, और जो ध है उसका उच्चारण क्या होता है? दे होता है। शब्द क्या था? जैसे जो सिंधु शब्द था, इस सिंधु से ही क्या बना? से के स्थान पे है करना है, ये है लिख दिया, मात्रा लगानी है एक ही, और इसी से जो देवर्ण है इसके स्थान पे क्या करना है? दे करना है, ये हो गया दे। जिसका जैसे अनुस्वार लगा दिया और ऊ की मात्रा लगा दी, शब्द क्या बना? हिंदू शब्द बन गया। सिंधु के स्थान पे शब्द क्या बना? हिंदू, और यही हिंदू शब्द क्या बना? आगे चल करके हिंदू शब्द बना, वो दीर्घ हुआ। फिर इसी क्रम में आगे चल करके जैसे जैसे इसमें परिवर्तन हो गए, हिंदू से फिर शब्द क्या बना? हिंदुई शब्द बना, और हिंदुई से शब्द क्या बना? हिंदवी शब्द बना, और इसी हिंदवी से आगे इसी क्रम में शब्द क्या बना? हिंदी शब्द बना। इन सभी की विस्तृत चर्चा वैसे अपन जब हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की बात करेंगे उस समय करेंगे। ये तो केवल मात्र जो सामान्य जानकारी उसकी अपन बात कर रहे हैं। हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने खालिक बारी नाम से जो हिंदवी का जो पर्यायवाची जो कोश शब्दकोश जो लिखा था, उसमें सबसे पहले अमीर खुसरो ने हिंदवी शब्द का प्रयोग मिलता है। अमीर खुसरो ने लगभग 22 पुस्तकें लिखी थी। अब हिंदी की जो विकास यात्रा, हिंदी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हिंदी का शाब्दिक अर्थ क्या है? हिंद का। अब अपन बात करेंगे हिंदी की जो विकास यात्रा है उसके बारे में। सबसे पहली जो भाषा थी वह कौन सी मानी जाती है? कौन सी थी? तो वैदिक कालीन जो भाषा थी, और वैदिक कालीन भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी, जो कि उस समय वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत के बाद में लौकिक संस्कृत आई थी, लौकिक संस्कृत के बाद में पाली आई थी, पाली के बाद में प्राकृत आई थी, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आई थी, और उसके अपभ्रंश के बाद में जो अपभ्रंश के 6 रूप मिलते हैं, कौन कौन से हैं? जिस प्रकार से शोरसेनी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, पेशाची है, ब्राचड़ है, या जो महाराष्ट्री से अपभ्रंश के 6 रूप मिलते हैं। और इन्हीं में से जो शोरसेनी अपभ्रंश है, इस शोरसेनी अपभ्रंश से ही पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या पहाड़ी, या मैं कहूँ तो गुजराती, वैसे गुजराती का हिंदी से कोई संबंध नहीं है, इन भाषाओं की उत्पत्ति हुई थी। जो मागधी है, इससे मागधी से बिहारी, जो कि बिहारी एक बोली भी है, एक भाषा भी है, ये आई थी। और उसके बाद में जो अर्धमागधी है उससे पूर्वी हिंदी आई थी। और जो महाराष्ट्री है या ब्राचड़ है, ब्राचड़ से जैसे सिंधु आई थी, और जो पेशाची है उससे पंजाबी आई थी,
और जो महाराष्ट्रीय उसे जो मराठी भाषा आई थी। ये हिंदी का विकास क्रम है। जो वैदिक कालीन जो भाषा थी, वैदिक संस्कृत, उसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, संहिता, ये सभी ग्रंथ लिखे गए थे। और उसके बाद जो लौकिक संस्कृत है, जो कि सामान्य जन की भाषा भी थी, लौकिक जो संस्कृत थी उसमें जिस रामायण है, महाभारत है, विद्वानों का नाम मिलता है, वाल्मीकि है, वेद व्यास है, सुबंधु है, बाणभट्ट है, भवभूति है, इन सभी विद्वानों का नाम मिलता है। उसके बाद जो पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी, पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी। पाली जो भाषा है, यह इतिहास की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो पाली है पहली राजभाषा थी। पहली राजभाषा हिंदी नहीं थी। पहली राजभाषा कौन सी थी? पाली है पहली राजभाषा थी। पाली के बाद में प्राकृत, जो कि जैन धर्म की भाषा थी। जैन धर्म जहाँ जहाँ पर भी गया था वहाँ प्राकृत भाषा का विकास हुआ था। और जो पाली है, बौद्ध धर्म जहाँ जहाँ पर भी गया था वहाँ पर पाली भाषा का विकास हुआ था। बौद्ध धर्म में जो सम्राट अशोक की, अर्थात सम्राट अशोक की अभिलेखीय भाषा कौन सी थी? तो सम्राट अशोक की अभिलेखीय भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी, जिसमें अभिधम पिटक, शुद्ध पिटक या विनय पिटक लिखे गए थे। उसके बाद प्राकृत, फिर जो प्राकृत है जैन धर्म की भाषा थी। उसके बाद प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आई थी। अपभ्रंश के बाद में जो अपभ्रंश के 6 रूप मिलते हैं। और उसके बाद अपनी जो हिंदी की वास्तविक स्थिति थी। अब जो पहले जो शुरुआत कब से मानी जाती है, तो जो वैदिक संस्कृत का उसका समय क्या माना जाता है? तो वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये जो ईसा पूर्व एडी और बीसी जिसको अपन कहते हैं, ईसा पूर्व अर्थात भगवान जो ईसा मसीह है उसके जन्म से पहले को ईसा पूर्व कहा जाता है। उसके जन्म के बाद की जो स्थितियाँ उसको ईसवी कहा जाता है। उसके बाद जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद में जो पाली है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद जो प्राकृत आई थी, प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद अपभ्रंश है, अपभ्रंश का समय 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और उसके बाद अपनी जो हिंदी की स्थिति आई थी, तो हिंदी का समय शुरुआत की अगर बात करें तो अर्थात 1000 से आज तक, तो हिंदी की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1000 ईस्वी से। हिंदी का मानक समय क्या माना जाता है? तो 1100 ईस्वी माना जाता है। हिंदी की मानक बोली कौन सी है? तो खड़ी बोली से इसका हिंदी का रूप लिया गया है। अब मैं विस्तृत रूप से क्रम से आप सभी को बता रहा हूँ। पहले जो वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश। और फिर अपभ्रंश के जो 6 रूप मिलते हैं, 6 रूप अपभ्रंश के कौन कौन से मिलते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन पहले जो अपन बात कर रहे हैं जो वैदिक संस्कृत है, उसके बाद लौकिक संस्कृत है, उसके बाद पाली है, प्राकृत है और अपभ्रंश है। वैदिक संस्कृत में का समय क्या माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। वैदिक शब्द कैसे बना? तो वेद, धन, एक प्रत्यय से शब्द क्या बनता है? वैदिक शब्द बनता है। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर ध्यान रखना। हाँ, जो कहीं पर भी जो प्रत्यय वाली जो स्थिति है, उपसर्ग, वैसे अपन चर्चा बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन किसी के मने मस्तिष्क में ये बात नहीं रहनी चाहिए बाद में कि वेद, धन, इक से वैदिक शब्द बना कैसे। तो ये प्रत्यय प्रकरण जब पढ़ेंगे उस समय अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो वैदिक शब्द है इसमें इक प्रत्यय अर्थात जो प्रत्यय हैं, कौन कौन से प्रत्यय हैं, जो मुख्य रूप से 6 या जो 7 जो प्रत्यय हैं। वैसे तो प्रत्यय बहुत सारे हैं, लेकिन जो 6 या 7 जो मुख्य प्रत्यय हैं, जिस प्रकार से ए, ई,
दीर्घ ई, ऐ, इक, ये और आइन प्रत्यय। ए, ई, दीर्घ ई, इक, आए, ये और आइन प्रत्यय अगर किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में उस शब्द का प्रथम स्वर दीर्घ हो जाता है और उसका अंतिम स्वर है वो लुप्त हो जाता है। कौन कौन से प्रत्यय? ए, ई, दीर्घ ई, इक, आए, ए, ये और आयन प्रत्यय अगर किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में उस शब्द का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है और अंतिम स्वर है वो लुप्त हो जाता है। किस प्रकार से? जैसे अपन बात कर रहे हैं साहित्य शब्द है, जैसे अब साहित्य शब्द कैसे बना? टुकड़े करो, से, हित और ये के योग से साहित्य शब्द बना। अब से, हित और ये के योग से साहित्य शब्द बना। यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है? ये प्रत्यय है। कि किस प्रकार से बना? तो शब्द का ये प्रत्यय अगर कहीं पर भी आए तो शब्द का पहला स्वर दीर्घ होना चाहिए। अगर ए है तो आ हो जाएगा, ई या ए है तो ए हो जाएगा, ऊ या ओ है तो औ हो जाएगा, री है तो आर हो जाएगा। किस प्रकार से? अगर जैसे प्लस अगर पहला स्वर ए है तो ऐसी स्थिति में ए का क्या होगा? आ होगा, ई या ए है तो क्या होगा? आई होगा, ऊ, दीर्घ ऊ और ओ है तो उसका क्या हो जाएगा? औ हो जाता है। और री है तो उसका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये आपके लिए एक सामान्य जानकारी है। जिस प्रकार से साहित्य शब्द कैसे बना, से, हित और ये के योग से साहित्य शब्द बना। यहाँ पर पहला जो अक्षर है वो क्या है? से है। अब से में क्या आ रहा है? से को अगर अलग करें दोनों को तो से में से ए निकाल लिया बाहर। अब यहाँ पर प्लस से पहले वाली स्थिति, ए वाली स्थिति आ गई। प्रत्यय कौन सा है अंत में? ये प्रत्यय है। अब यहाँ पर पहले क्या है? ही को अलग करो और फिर ते को अलग करो। ते में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में से है, इसमें से ए निकाल लिया, ही को है जैसे रखने दो। जो ते वर्ण है इसमें से अपन ने क्या निकाल लिया? ए निकाल लिया। लास्ट में प्रत्यय क्या है? ये प्रत्यय। ध्यान रखना मैं नीचे वाले शब्दों को मिटा रहा हूँ लेकिन यहीं पे देख लो आप। अब जो ए वर्ण है इसका अपने को ये नियम है, पहला जो शब्द है अर्थात पहला जो स्वर है उसमें से क्या करना है? पहला स्वर क्या करना है? दीर्घ करना है। ए है, ए का क्या करना है? आ कर दिया। वापिस इस से को लिखो है जैसे का जैसे। अब से को लिख दिया, से में क्या मिलाना है? अब आ मिलाना है, ये आ मिला दिया। अब उसके बाद में ही को है जैसे के जैसे लिख दो, ते को है जैसे का जैसे। अब ते कैसा हो गया? यहाँ से एक को अपन बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकाल लिया तो ते कैसा है? अब हलंत है, यहाँ ते हलंत लिख दो और प्रत्यय जोड़ दो। कौन सा? ये शब्द क्या बन गया? साहित्य शब्द बन गया। इनके बारे में विस्तृत चर्चा जब अपन प्रत्यय प्रकरण पढ़ेंगे उस समय इन सभी शब्दों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यह है इसकी स्थिति। ए, ई, इक, ऐ, ये और आइन प्रत्यय अगर किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में शब्द का पहला स्वर है वह तो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है और उसका अंतिम स्वर है वो क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। अब जिस प्रकार से वेद से वैदिक शब्द बना है, यहाँ पर वेद शब्द है, वेद में कौन सा प्रत्यय जुड़ा? एक प्रत्यय। अब इसको अलग करेंगे, वह प्लस बाद में क्या है? ये वाली स्थिति है, ए है। अब यहाँ पर जो दे है इसको क्या करेंगे? हलंत करेंगे। देखो हलंत कर दो, इसमें क्या जोड़ना है? एक प्रत्यय जोड़ना है। अब यहाँ पर जो ए है इसको क्या करना है? ये देखो नियम, ई और ए है तो उसका क्या होगा? ए ही होगा। अब वे में मात्रा कितनी लगानी है? 2 मात्रा लगानी है, वह हो गया। अब देखो हलंत है क्योंकि इसको क्या करना है? अपने को हलंत करना है, नियम के अनुसार हलंत करना है। तो ऐसी स्थिति में दे हलंत है, इसमें अब दे हलंत लिख दिया लेकिन इसमें प्रत्यय क्या जोड़ना है? एक प्रत्यय जोड़ना है। तो शब्द क्या बन जाएगा? एक प्रत्यय इसमें जैसे ही जोड़ा शब्द क्या बन गया? वैदिक शब्द बन गया। अब जो वैदिक जो संस्कृत है समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से। यहाँ पर जो वैदिक संस्कृत है इसमें जिस प्रकार से संहिता है, ब्राह्मण है,
आरण्यक है, उपनिषद है। उपनिषद शब्द उप, नि और सद के योग से बना है। उपमनि समीप, निमनि नियम पूर्वक और सदमनि बैठना। उपमनि क्या होता है? समीप। निमनि क्या होता है? नियम पूर्वक। और सदमनि क्या होता है? बैठना। अर्थात किसी गुरु के समीप नियम पूर्वक उसके समीप बैठ करके विद्या अध्ययन करना, उसको क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। आरण्यक जो कि वनों में लिखे गए थे, इस कारण वनों का मतलब वनों में लिखे गए अर्थात वानप्रस्थ आश्रम के समय लिखे गए थे, इस कारण इसको आरण्यक। और ब्राह्मण है, संहिता है, अर्थात ये जो वैदिक संस्कृत है, वेद वेदांगों की जो भाषा थी। वेद 4 है, वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेद 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। उसके बाद जो वेदांग है अर्थात वेदों का वर्णन और विश्लेषण करने के लिए किसकी आवश्यकता हुई? वेदांगों की। वेदांग कितने हैं? अर्थात वेद धन अंग शब्द क्या बनेगा? वेदांग शब्द बनेगा। वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद है। इनकी भी अपन वेदांगों के बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। कब? जब अपन छंद प्रकरण पढ़ेंगे उस समय इसकी भी चर्चा करेंगे। तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। जो वेद थे 4 वेद थे, जो ऋग्वेद था, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद था। जो ऋग्वेद था एक भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ की अगर बात करें तो कौन सा है? ऋग्वेद है। किस काल में? जो कि वैदिक काल को भी 2 भागों में, एक तो जो ऋग्वेदिक काल था और दूसरा उत्तरवेदिक काल था। ऋग्वेदिक काल में केवल मात्र एक ग्रंथ लिखा गया था, ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण एक ग्रंथ लिखा गया था। कौन सा लिखा गया था? ऋग्वेद लिखा गया था। बाकी जितने भी जो चाहे तीनों आगे के जो वेद है या जो वेदांग है, संहिता है, आरण्यक है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, जितने भी जो ग्रंथ है वो सभी उत्तरवेदिक काल में ही लिखे गए थे। और पहला या प्राचीनतम भारत का ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? ऋग्वेद। अगर विश्व की बात करें कि पहला ग्रंथ कौन सा है, तो विश्व का पहला प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ का नाम मिलता है। जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ का नाम मिलता है, जो कि सबसे विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अब जो आगे लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत कैसे बना? लोकधन इक से, इसमें भी वही प्रत्यय वाली स्थिति है, ये वाला प्रत्यय है। लोकधन इक से शब्द क्या बन गया? लौकिक शब्द बन गया। अब जो लौकिक संस्कृत का जो समय है, क्या समय है लौकिक संस्कृत का? लौकिक संस्कृत का समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। यहाँ पर जो लौकिक संस्कृत है, रामायण है, महाभारत है, जो कि कब लिखे गए? वैदिक संस्कृत के समय लिखे गए थे। वैदिक संस्कृत एक जन भाषा भी थी। कौन कौन से विद्वानों का नाम मिलता है? तो वाल्मीकि है, वेदव्यास है, सुबंतु है, बहुभूति है, दंडी है, दंडी का नाम अलग और भी मिलता है, सोडल या शोधल, बहुभूति है, बाणभट्ट है। ये सभी किस काल के थे? लौकिक संस्कृत के समय के थे। उसके बाद जो पाली है, इसका पाली शब्द विशेष तौर से किस प्रकार से बना? तो पाली पंक्ति शब्द था। ध्यान रखना कि पाली शब्द कैसे बना? तो पाली पंक्ति शब्द था, पंक्ति से धीरे धीरे रूपांतरित होकर के पल्ली शब्द बना, और वही पल्ली धीरे धीरे रूपांतरित होकर के कौन सा शब्द बन गया? पाली शब्द बन गया था। पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी। पाली किस धर्म की थी? बौद्ध धर्म की भाषा थी। बुद्ध, धन, ऐसे शब्द क्या बनता है? बौद्ध शब्द बनता है। बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। पहली घोषित राजभाषा, पहली घोषित राजभाषा कौन सी थी? तो पाली थी, बौद्ध धर्म की भाषा थी। पाली का समय क्या है? तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का समय माना जाता है। किसका? पाली का। पाली भाषा की कुछ विशेषताएं भी मिलती है कि जिस प्रकार से पाली भाषा में रे नहीं होता है, पाली में विसर्ग नहीं होता है, ये इसकी कुछ एक विशेषताएं भी मिलती है। उसके बाद जो प्राकृत है, प्राकृत
जैन धर्म की भाषा थी। जिन धन एक के योग से शब्द क्या बनता है? जैन शब्द बनता है। जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ध्यान रखना विशेष तौर से, जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इंद्रियां। जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इंद्रियां, अर्थात इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो वे क्या कहलाए? जैन कहलाए थे। प्राकृत जो है इसके बारे में कहा जाता है कि प्रकृति भव इति प्राकृतम, अर्थात जो प्रकृति से उत्पन्न हुई, जो स्वाभाविक रूप से जिसकी उत्पत्ति हुई है, वह कौन सी भाषा मानी जाती है? प्राकृत। यद्यपि कोई न कोई जो सभी जो भाषाएं हैं लगभग किसी न उस समय की धार्मिक जो भाषा थी या उस समय की जनसामान्य की जो भाषाएं भी रही थी, जिस प्रकार से जो वैदिक संस्कृत है उस समय, जैसे आज हिंदी के समय लगभग हिंदी की 22 बोलियां हिंदी की बोली जाती है, तो उस प्रकार से यहाँ पर जो वैदिक संस्कृत है इसमें भी जो अलग से बोलियाँ थी। जो लौकिक संस्कृत है इसकी भी बहुत सारी वहाँ बोलियाँ थी। पाली के समय भी जो क्षेत्र विशेष की बोलियाँ थी या भाषाएं थी, प्राकृत के समय भी थी, अपभ्रंश के समय भी थी, हिंदी के समय जिस प्रकार से हिंदी में अपने आज लगभग 22 बोलियाँ देखी जाती है। प्राकृत जो है जैन धर्म की भाषा। समय क्या मिलता है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक जैन धर्म की भाषा। एक ईस्वी से 500 ईस्वी तक जैन धर्म की भाषा है प्राकृत। और उसके बाद अपभ्रंश है। अपभ्रंश शब्द है अपधन, भ्रंश के योग से बना है। अपमनी क्या होता है? दूर। और भ्रंश मनी क्या होता है? टूटना। अर्थात टूटकर अलग हो जाना। अर्थात टूटकर अलग हो जाना मानी किसी भी भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो क्या कहलाता है? अपभ्रंश। अपभ्रंश एक भाषा भी है और अपभ्रंश एक शब्द भी है। उसके बाद जो अपभ्रंश के मुख्य रूप से जो 6 रूप मिलते हैं वह कौन कौन से हैं? तो पहला कौन सा मिलता है? शौरसेनी। अपभ्रंश। दूसरा मागधी। तीसरा अर्धमागधी। चौथा पैसाची। पांचवा ब्राचड़। और छठवां महाराष्ट्री मिलता है। ये अपभ्रंश के 6 भेद मुख्य रूप से माने जाते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची, ब्राचड़ और जो महाराष्ट्रीय। अब यहाँ पर जो शौरसेनी अपभ्रंश है इससे पश्चिमी राजस्थानी, उसके बाद पश्चिमी राजस्थान नहीं, पश्चिमी हिंदी, पहली, दूसरी पहाड़ी मिलती है और तीसरी राजस्थानी जो कि किससे आई थी। उसके बाद जो एक गुजराती में मिलती है, लेकिन गुजराती का हिंदी से कोई संबंध नहीं है। पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी जो कि पहाड़ी प्रदेश में बोली जाती थी, यही पश्चिमी हिंदी जो कि खड़ी बोली है। फिर राजस्थानी है और जो मागधी है, इस मागधी से कौन सी आई थी? तो बिहारी एक बोली भी है, एक भाषा भी है। उसके बाद अर्धमागधी है, इससे पूर्वी हिंदी आई थी। जो पैसाची है इससे पंजाबी जो आई थी। ब्राचड़ है, इस ब्राचड़ से सिंधु आई थी। जो महाराष्ट्री है, इस महाराष्ट्री जो मराठी आई थी उसका अपने यहाँ ज़्यादा कोई उपयोग नहीं है। पैसाची पंजाबी या लहंदा
ब्राचड़ से सिंधु ज्योति या सिंधी ज्योति, महाराष्ट्री इसे मराठी आई थी। अब यहाँ पर जो अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश का समय क्या माना जाता है? तो अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और उसके बाद कौन सी आई थी? जो अपभ्रंश है, और अपभ्रंश के बाद में कौन सी आई थी? हिंदी आई थी। और इस हिंदी का जो समय है कब तक माना जाता है? 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक, जो कि किससे आई थी? हिंदी जो अपभ्रंश के जो 6 रूप है, शोर श्रेणी अपभ्रंश, इसी से पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी या राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी जो कि खड़ी बोली है, और इन दोनों के बीच में ही कौन सी आई थी? यहाँ पे खड़ी बोली, ध्यान रखना, खड़ी बोली। आज का आधुनिक काल का लगभग जितना भी जो काव्य है वो सारा का सारा किस में लिखा जाता है? खड़ी बोली। और खड़ी बोली भी कैसी? तत्सम शब्द युक्त जो शब्दावली है, अर्थात संस्कृत के जितने भी जो तत्सम शब्द है उससे युक्त जो खड़ी बोली है उससे लिखा जाता है। इस खड़ी बोली से पहले कौन सी थी? जो कि ब्रजभाषा थी। ब्रजभाषा जो कि रीतिकाल के समय की महत्वपूर्ण भाषा थी, ब्रजभाषा। ये जो अपभ्रंश है, यही अपभ्रंश, इसी अपभ्रंश को अवट कहा जाता है। अर्थात जो विद्यापति जो कि मैथिल कोकिल के नाम से रचनाएं लिखते थे, उनको उन्होंने अपने काव्य में इसी को अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश को अवहट कहा जाता है। अगर हम बात करें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के मत में यही अपभ्रंश क्या कहलाती है? पूर्वी हिंदी कहलाती है। ये अपनी हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है। अब जो हिंदी की मानक बोली कौन सी है? तो हिंदी का रूप किसे लिया गया है? खड़ी बोली से लिया गया है। हिंदी का मानक समय क्या है? विशेष तौर से ध्यान रखना, हिंदी का मानक समय कब गया है? तो 1100 ईस्वी माना जाता है। हिंदी का मानक समय क्या माना जाता है? 1100 ईस्वी। हिंदी की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो 1000 ईस्वी से मानी जाती है। यह है अपनी हिंदी का जो विकास क्रम है। वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, और उसके बाद अपभ्रंश के बाद में हिंदी आई थी। इसी अपभ्रंश के 6 रूप मिलते हैं: शोर श्रेणी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, पेशाची, ब्राचड़, और जो महाराष्ट्रीय शोर श्रेणी से पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी और राजस्थानी मागधी से जो बिहारी एक बोली भी है, एक भाषा भी है। अर्धमागधी इससे पूर्वी हिंदी, पेशाची से वैसे जो पंजाबी, लहंदा, ब्राचड़ से जो सिंधी थी, महाराष्ट्री से मराठी थी। यही स्थितियाँ अपनी हिंदी भाषा का यही क्रम है। कब से? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो वैदिक संस्कृत का समय था। उसके बाद लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद पाली, पहली घोषित राजभाषा हिंदी नहीं थी, विशेष तौर से ध्यान रखना। इतिहास की दृष्टि से अगर बात करें तो पहली घोषित राजभाषा कौन सी थी? तो कौन सी थी? पाली थी, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। उसके बाद जो प्राकृत है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, जो कि जैन धर्म की भाषा थी। जैन शब्द जिन धन एक योग से जैन शब्द बनता है। जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इंद्रियां होता है, अर्थात जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। बौद्ध शब्द कैसे बना? बुद्ध धन एक योग से बौद्ध शब्द बना, अर्थात सम्राट जो अशोक है उसकी अभिलेख की भाषा कौन सी थी? बौद्ध। पाली भाषा थी। बौद्ध धर्म जहाँ जहाँ पर गए थे पाली भाषा का वहाँ पर विकास हुआ था। जैन धर्म जहाँ जहाँ पर गए थे वहाँ पर प्राकृत भाषा का विकास हुआ था। उसके बाद प्राकृत के बाद कौन सी आई? अपभ्रंश आई थी। अपभ्रंश के 6 रूप मिलते हैं: शोर श्रेणी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पेशाची, ब्राचड़ और महाराष्ट्रीय। और यही अपभ्रंश है। इसी के बाद में बीच में जो हिंदी और अपभ्रंश है, इसके बाद बीच में खड़ी बोली आई थी। और खड़ी बोली से ही हिंदी का जो मानक रूप जो लिया गया है 1000 ईस्वी से आज तक। तो हिंदी की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति या हिंदी की शुरुआत कब से हुई? तो 1000 ईस्वी से हुई थी। हिंदी का मानक समय क्या माना जाता है? तो ध्यान रखना 1100 ईस्वी माना जाता है। यह है अपनी हिंदी भाषा की विकास यात्रा। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लिया होगा, बाद में लिख लेना। नोट्स बनाना, बहुत खूब प्रयास करना। आप घर पे रहे, सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए वीडियो में, नए शब्दों, नए और रोचक तथ्यों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।